हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछली कक्षाओं में जिस टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार के अंतर्गत मैंने आपको एक रेखा चित्र बना करके बताया था कि प्रश्न मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और प्रायोगिक या क्रियात्मक प्रश्न। और इसके अंतर्गत अगर हम लिखित प्रश्नों की बात करें तो लिखित प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं: निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर लघु उत्तरात्मक 2 प्रकार के होते हैं: अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक। और उसके बाद वस्तुनिष्ठ के भी आगे मैंने आपको कई टाइप्स बताए थे कि पूर्ति प्रश्न भी होते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न भी होते हैं और चयनात्मक प्रश्न भी होते हैं। पूर्ति प्रश्नों में कौन से प्रश्न आते हैं, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो या वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं। और चयनात्मक प्रश्नों में आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत सत्य असत्य वाले प्रश्न। इसके अलावा बहुविकल्पात्मक प्रश्न, यानी बहुत ज़्यादा जो मल्टी हमारे पास ऑप्शन वाले होते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिशन्स के अंदर हम फाइट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं। मिलान करो वाले प्रश्न होते हैं और वर्गीकरण करने वाले क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम उसी को आगे उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं निबंधात्मक प्रश्नों के गुणों के बारे में। ठीक है, आज हम मेरिट्स पे बात करेंगे कि निबंधात्मक परीक्षा ली जाती है या बच्चे से उसका मूल्यांकन करने के लिए निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न कितने फायदेमंद साबित होते हैं या ये परीक्षा कितनी फायदेमंद साबित होती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, निबंधात्मक प्रश्नों के गुण विशेषताएं। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने ये 8 बिंदु लिखे हुए हैं। ये 8 बिंदु निबंधात्मक प्रश्नों के गुणों को प्रकट करने वाले बिंदु हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु है उच्च मानसिक योग्यताओं के मापन में सक्षम। ये लाइन हमें क्या कहना चाहती है कि ये निबंधात्मक प्रश्न क्या है, ये उच्च मानसिक योग्यताओं के मापन में सक्षम है। उच्च मानसिक योग्यताएं, देखिए हमने बच्चे से प्रश्न पूछा है, बच्चे ने हमारे प्रश्न का उत्तर देना है, तो मानसिक क्रियाएं होंगी। मानसिक क्रियाएं किस प्रकार की होंगी? प्रश्न का उत्तर खोजना है उसने, हमने उसको जो पढ़ाया है, अगर आपने प्रश्न उसी में से ही दिया है तब भी उसको क्या करना है, उसने परीक्षा में बहुत कुछ पढ़ा है, पूरा सिलेबस पढ़ा है, लेकिन इस वक्त पे उसे आपके प्रश्न का उत्तर देना है। उस सिलेबस में से वो खोजना है जो वो घर से याद करके आया है। अगर वो निबंधात्मक परीक्षा में बैठा है या टेस्ट के अंदर मान लीजिए निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर दे रहा है, तो उच्च मानसिक योग्यताओं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उच्च मानसिक योग्यताएं इट मीन्स वो क्या करेगा, अपनी तर्क क्षमता का, अपने ज्ञान का प्रयोग करेगा और फिर वो उस प्रश्न का उत्तर लिखेगा। ठीक है, जैसे हम याद करते हैं तो कई बच्चों को पास तो इतना ज़्यादा रट्टा लगाने का हम समझ कह सकते हैं कि गुण होता है रट्टाफिकेशन का, कि वो एज इट इज वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन कॉपी में से लर्न कर लेते हैं और उसको एज इट इज लिख देते हैं। इसके अपोजिट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल हेडिंग्स पढ़ लेते हैं और उसके अंदर का मैटर खुद लिखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बालक किस लेवल का है या किस कैटेगरी का है, या हम कहें कि बुद्धि कैसी है बालक की, सीखने का तरीका क्या है बालक का, या बालक में सृजनात्मकता कितनी है कि क्या वो हेडिंग पढ़ करके अंदर का जो मैटर है, क्योंकि उसने क्लास अटेंड की हुई है, तो अब क्या वो अंदर का मैटर खुद से लिख सकता है, इतनी सृजनात्मकता उसमें है, ऐसी भाषा का प्रयोग वो कर सकता है, ऐसे शब्दों का ज्ञान, उसको गुण शब्दों का ज्ञान है कि वो उन शब्दों के द्वारा अपनी बात को लिखित अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त कर सके। तो यहाँ पे जब निबंधात्मक प्रश्न का बच्चा उत्तर लिखता है तो बहुत सी मानसिक क्रियाएं चल रही हैं उसके दिमाग में। वो मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत उसका, हम ये कह सकते हैं, वो अपनी नॉलेज को चेक कर रहा है कि क्या इस प्रश्न का उत्तर उसने पढ़ा है, या उसको जितना पढ़ा है उस आधार पर उसने किस किस स्टेप के अनुसार चलते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए उत्तर लिखने का तरीका होता है ना, उत्तर लिखने का तरीका होता है। अब किसी चीज़ के बारे में आपने मान लीजिए बताया कि संक्षिप्त में इसकी व्याख्या कर दीजिए, ये निबंधात्मक प्रश्न है, तो पहले जो टॉपिक है
उसकी कोई प्रस्तावना बताएगा, कोई एक आधी डेफिनेशन देगा, फिर उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस बताएगा, तभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो यहाँ पे भी जो बालक आंसर देता है इन प्रश्नों का, तो उसमें उसकी उच्च मानसिक योग्यताएं लगती हैं, ठीक है। जो उसकी मानसिक योग्यताएं हैं या उसका मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना, योग्य होना जरूरी है। तो इस परीक्षा का क्या गुण है या इन प्रश्नों का क्या गुण है कि ये उच्च मानसिक योग्यताओं का मापन करने में सक्षम है। अब मापन, मेजरमेंट क्या है? उसने प्रश्न का उत्तर देते हुए अपनी उच्च मानसिक क्रियाओं को पूरी तरह से जागृत किया, उच्च मानसिक क्रियाएं हुई, तब उसने प्रश्न का उत्तर लिखा। तो इन उच्च मानसिक क्रियाओं के मापन में ये परीक्षा या ये प्रश्न सहायक होते हैं, ठीक है। मापन मतलब मापना, और फिर मापन, मूल्यांकन, आकलन, ये क्या है इसके बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता ही है कि ये चीज़ें भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो इसके लिए आपको दूसरी प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला गुण ये है कि उच्च मानसिक योग्यताओं के मापन में ये प्रश्न या ये परीक्षा पूरी तरह से सहायक होती है। उसके बाद देखिए गुणात्मक मूल्यांकन में सहायक, देखो मापन आया था, यहाँ मूल्यांकन आ गया है। अब गुणात्मक मूल्यांकन की बात क्या होती है? गुणों, संपूर्णता की बात, गुण या संपूर्णता की बात इसमें की जाती है। निबंधात्मक प्रश्न बहुत सारे गुणों को चेक कर लेते हैं बालक के। अगर बालक निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर लिखता है तो उसमें सृजनशीलता होनी चाहिए, उसके पास ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो सिलेबस में से वो टॉपिक पढ़ के आए, ज्ञान होना चाहिए या बोध होना चाहिए, उसमें सृजनशीलता होनी चाहिए, उसे भाषा का या शब्दों का बहुत अच्छा जाल पता होना चाहिए या शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो अपने प्रश्नों का सही उत्तर दे सके और नंबर प्राप्त कर सके। तो इस तरह से बच्चे की बहुत सारी चीज़ों को या उसके व्यक्तित्व के बहुत सारे गुणों को आप यहाँ पे इन प्रश्नों या इस परीक्षा के द्वारा जांच सकते हैं। गुणात्मक आंकलन होता है, गुणात्मक मूल्यांकन होता है बालक का। तो ये परीक्षा बालक के गुणात्मक मूल्यांकन में सहायता करती है। संपूर्ण गुणों का मूल्यांकन हो जाता है। यहाँ पे है आलोचनात्मक चिंतन को स्थान। आलोचनात्मक चिंतन, आप देखिए, मान लीजिए आपने परीक्षा में कोई प्रश्न दिया, जैसे यही प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्नों के गुण एवं सीमाओं को लिखिए। ये प्रश्न आपने बच्चे को दिया है, या निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषताओं एवं कमियों को बताइए। तो यहाँ पे आलोचना हो रही है, पहले वो बात करेगा गुणों की, विशेषताओं की, और उसके बाद वो बात करेगा दोषों की, कमियों की या सीमाओं की। तो आलोचना मतलब दोनों पक्षों को देखना, वो दोनों पक्ष जो एक दूसरे के एंटी हैं, विरोधी हैं, ठीक है। कैसे? अब गुण और दोष दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे उसका कैसा चिंतन प्रयोग में लिया जा रहा है या कैसा चिंतन उसके द्वारा किया जा रहा है? आलोचनात्मक चिंतन। तो ये जो निबंधात्मक परीक्षाएं या जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, ये पूरी तरह से बालक को सक्षम बनाते हैं आलोचनात्मक चिंतन करने में। क्रिटिसाइज करना, क्या सही है क्या गलत है। अगर उसको गुण दोष दोनों लिखने हैं तो इसका मतलब वो पहले सिक्के का एक पहलू अच्छी तरह से अपनी तर्क क्षमता, अपनी नॉलेज का प्रयोग करते हुए दर्शाएगा, और उसके बाद वो सिक्के के दूसरे पहलू अर्थात दोष, कमियां या सीमाओं की बात करेगा। तो ये है आलोचनात्मक चिंतन, और दोनों पक्ष अलग अलग चलेंगे। कोई भी एक पहलू या एक पक्ष दूसरे पहलू या दूसरे पक्ष को लिखते समय आड़े नहीं आएगा। अगर गुणों की बात चल रही है तो वो केवल गुणों की ही बात करेगा, अगर दोषों की बात चलेगी तो वो केवल दोषों की ही बात करेगा, ठीक है। तो आलोचनात्मक चिंतन को स्थान मिलता है। आगे देखिए, विस्तृत एवं गहन अध्ययन पर बल। जब आपने ये परीक्षाएं देनी होती हैं या इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, तब आपको विस्तृत और गहन अध्ययन करना पड़ता है,
केवल ऊपरी ऊपरी नॉलेज लेने से आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हो। आपको पता है निबंधात्मक परीक्षा में जो शब्द सीमा होती है या जो इनकी मार्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने जैसे बताया था आपको 16 नंबर का एमए के अंदर क्वेश्चन आता था हमारा, तो अब वो 16 नंबर के क्वेश्चन को हमने लिख करके उसमें 16 में से हमारा तो यही रहता था, कोशिश हमारी यही रहती थी कि हमें 16 में से 16 मिल जाए, लेकिन 16 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस प्रश्न को 16 नंबर के अकॉर्डिंग देखते हुए मैं बहुत कुछ उसके बारे में या उस टॉपिक के बारे में बताना होता था, या जो पूछा गया है उसको विस्तार से बताना होता था ताकि हमें 16 नंबर मिल सके। तो यहाँ पे हम अगर बात करें किसी भी टॉपिक को ऊपरी ऊपरी तरीके से पढ़ने की, तो ऐसा नहीं होता था, हमें डीपली पढ़ना पड़ता था। तो यहाँ पे वही बात है, निबंधात्मक प्रश्नों को या निबंधात्मक परीक्षा में जब हम बैठते हैं तो हमें पूरी तरह से तैयार होकर के जाना पड़ता है। हमें विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है, गहन अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि इनकी शब्द सीमा, इनकी मार्किंग ज़्यादा होती है। शब्द सीमा भी मैंने आपको बताई है, 250 से 400 500 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है। तो आप खुद सोच करके देखिए कि इतने शब्द लिखने हैं, पढ़ा नहीं होगा तो बना बना करके लिख सकते हो क्या? ऊपरी नॉलेज के आधार पर इनका आंसर दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? डिटेल्ड रीडिंग करनी पड़ती है, विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है, गहन अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये गहन और विस्तृत अध्ययन पर बल देता है। उसके बाद रचनात्मक चिंतन एवं सृजनात्मकता के पोषक। अब जैसे कि पहले मैंने बताया कि आपने कॉपी के अंदर जो लिखवाया है एज अ टीचर, आपने क्वेश्चंस के जो आंसर लिखवाए हैं, बच्चे को वो आंसर एज इट इज सेंटेंस टू सेंटेंस या वर्ड टू वर्ड याद हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ऐसा सही माना भी नहीं जाता कि आप जो लिखवाओ या टीचर जो भी लिखवाए बच्चा उसको वर्ड टू वर्ड वैसा ही याद कर ले, नहीं, उसमें भी मौलिकता के साथ साथ सृजनात्मकता का गुण है। वो अपनी भाषा का प्रयोग करे, वो कोशिश करे कि वो बात को बिल्कुल सरल तरीके से प्रस्तुत करे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो जो लिखना चाहता है वो एकदम क्लैरिटी के साथ वो उसको लिख सके या फिर उसको अभिव्यक्त कर सके। आंसर उसका एकदम सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न, वो क्या करते हैं? बच्चे को मौका देते हैं अपनी रचनात्मकता या सृजनात्मकता को दिखाने का। देखा करो, कई बार आप क्लास में जो बच्चों को पढ़ाते हो या जो आप प्रश्नों के उत्तर लिखवाते हो, आपके स्टूडेंट वही सब लिखते हैं, लेकिन उनकी भाषा थोड़ी चेंज करते हैं और इजी करते हैं। आप जो एग्जाम्पल देते हो वो एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं वो उत्तरों में, बल्कि वो क्या करते हैं अपनी तरफ से एज इट इज़ वैसा ही कोई अपने डेली रूटीन का एग्जाम्पल निकाल करके वहाँ पे वो शो करते हैं। और आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप कॉपी चेक करते हैं, जब आप उनके टेस्ट चेक करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको ये लगता है कि अच्छा देखो, इसका मतलब मैंने अच्छे से समझाया है, बच्चे ने अच्छे से समझा है, तभी तो मेरे वाला एग्जाम्पल ना लिख के बल्कि इसने एकदम उससे मिलता जुलता ही एक दूसरा उदाहरण खोजा और उसको यहाँ पे शो किया। तो आप एज अ टीचर बहुत खुश होते हैं कि आपके बच्चे में, आपके स्टूडेंट में इतनी सृजनात्मकता है या इतनी रचनात्मकता है। उसने एज इट इज़ आपका पढ़ाया हुआ ही रट्टा मार करके या फिर किताब में से, कॉपी में से याद करके नहीं लिखा, बल्कि उसने खुद से अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है ये बालक में इस चिंतन को बढ़ावा देते हैं, इसके पोषक होते हैं। बालक खुद से ट्राई करता है कि वो अपने तरीके से आंसर लिखे, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं, मैंने पहले ही बताया, जो रट्टा लगा लेते हैं। सारे जने रट्टा लगाने में भी सक्षम नहीं होते। चलिए नेक्स्ट है लिखित अभिव्यक्ति का विकास। तो अभिव्यक्ति क्या है? अपने मन के जो विचार हैं, आपकी जो सोच है उसको अभिव्यक्त करना, दूसरे के सामने प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, शब्दों से वाक्य बनते हैं और ये शब्द वाक्य ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको भाषा का प्रयोग करना पड़ता है अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए या अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए। अब
ये जो अभिव्यक्ति है ये दो प्रकार की होती है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति जब हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वो कहलाता है मौखिक अभिव्यक्ति करना। और लिखित अभिव्यक्ति जब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हुए या लिखित रूप में अपने मन की बात रखते हैं, सामने वाले को बताते हैं, तो वो होती है लिखित अभिव्यक्ति। तो ये जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ये बालक में लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायता करते हैं। लिखित अभिव्यक्ति लिखित भाषा का सही रूप में प्रयोग करना, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की भांति बच्चे को केवल टिक नहीं लगाना 4 क्वेश्चंस को देख करके, या 1 वर्ड क्वेश्चन नहीं है कि एक वर्ड लिखना है सिर्फ, नहीं, यहाँ पे बालक में उसके पास लिखित भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो लिखित अभिव्यक्ति कर सकता है, क्योंकि उसको 250 से 400-500 शब्द तक लिखने होते हैं। तो जरूरी है कि उसे लिखित भाषा का पूरी तरह से ज्ञान हो, उसे शब्दों का ज्ञान हो, उसे शब्दों से वाक्य बनाने आते हों, तो इस तरह शब्दों के अर्थ भी उसे पता हो, तभी वो उनका प्रयोग कर पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये बालक को कुशल बना देते हैं लिखित अभिव्यक्ति में। बालक में लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। आगे है लेखन गति, भाषा कौशल व सुलेख को प्रोत्साहन। लेखन गति, लिखने की गति, ठीक है, राइटिंग स्पीड कितनी है, लिखने की स्पीड कितनी है। भाषा कौशल, भाषा में वो कितना कुशल है। और फिर है सुलेख को प्रोत्साहन। सुलेख मतलब अच्छा लेख, सुंदर सुंदर लिखना। लेखन गति का मतलब यहाँ पे आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है। तो बताइए क्या इन प्रश्नों में स्पीड नहीं चाहिए लिखने की? चाहिए अपने आप ही। आप ये देखिए, आपने मान लीजिए 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं निबंधात्मक प्रश्नों के, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन लिखने हैं तो आपकी जो शब्द सीमा है वो भी ज़्यादा है। निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत आपको एक एक प्रश्न के उत्तर में 400 से 500 शब्द लिखने हैं मान लीजिए। तो ये 400 से 500 शब्द लिखने में क्या आपको अपनी राइटिंग की स्पीड को ध्यान में नहीं रखना होगा? रखना होगा। बिना राइटिंग स्पीड के तो आप अपना पेपर ही नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो इस परीक्षा में बालक को पूरी तरह से इन प्रश्नों का उत्तर लिखने में बालक को राइटिंग स्पीड बनानी पड़ती है। इवन यहाँ तक कि मैं आपको क्या बताऊँ, हाथ दर्द होने लग जाते हैं लिख लिख करके। लास्ट तक तो ऐसा होता है जैसे साथ में ही नहीं है हाथ। बहुत सारे बच्चे देखा करो निबंधात्मक परीक्षा में या फिर प्रश्नों के जो उत्तर लिख रहे होते हैं तो बहुत अपना हाथ दबा रहे होते हैं, हाथ वो ऐसे कह सकते हो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिससे कि गर्दन भी दर्द होने लग जाती है और हाथ भी दर्द होने लग जाता है इसको इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए, क्योंकि इनके आंसर्स जो होते हैं, उत्तर जो होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। इसलिए हमें स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, नहीं तो हमारा पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए भाषा कौशल, अब वही बात, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। और इसके साथ है सुलेख, अच्छा लेख। मान लीजिए आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है, नहीं आपकी, चलो मैं ही अपनी बात कर लेती हूँ। मान लीजिए मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, तो आप ये देखिए, जो मैं अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देती हूँ या फिर मैं मेरे किसी वस्तुनिष्ठ परीक्षा की बात करूं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करूं, उसका आंसर दे रही हूं, तो उसमें मेरी राइटिंग का कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मुझे क्या करना है, या तो खाली स्थान भरना है, राइट रॉन्ग करना है, मिलान करना है, या बहुविकल्पात्मक प्रश्न है तो टिक लगाना है, गोला गाला करना है। तो क्या इसमें मेरी राइटिंग के कोई मायने हैं कि मेरी राइटिंग गंदी होगी तो मुझे नंबर कम मिलेंगे? नहीं, यहाँ पे मेरी राइटिंग के कोई मायने नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। गंदी राइटिंग है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अच्छी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर निबंधात्मक प्रश्नों के हम उत्तर लिखते हैं, हम निबंधात्मक परीक्षा में उत्तर लिखते हैं, तो हमारा लेख कैसा है उसको बहुत महत्व मिलता है। अब गंदी राइटिंग वाली कोई कॉपी है तो उसको जांचने में एग्जामिनर का डबल टाइम जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, और बिना समझे हुए वो नंबर नहीं दे पाएगा। और उसको अगर वो इरिटेट हो गया तो क्या करेगा, सारा काट देगा
और कम नंबर लगा देगा या 0 नंबर लगा देगा। तो यहाँ पे राइटिंग का सुंदर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब बच्चे ये वाली परीक्षा देते हैं, निबंधात्मक परीक्षा, तो बालक इसमें सुंदर सुंदर लिखने का प्रयास करते हैं ताकि उनको पूरे नंबर मिल सके। तो इस तरह से ये जो निबंधात्मक प्रश्न या निबंधात्मक परीक्षा होती है वो बालक की लेखन गति, लिखने की जो स्पीड होती है उसको तेज कर देती हैं, भाषा में उसको कुशल बना देती हैं और इसके साथ ही सुलेख को प्रोत्साहन मिलता है। बच्चे अच्छा लिखना या सुंदर सुंदर राइटिंग करना सीख जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए निर्माण तथा प्रशासन में सुगमता। हमारा लास्ट पॉइंट है गुणों के अंतर्गत, विशेषताओं के अंतर्गत, कि इनके निर्माण और प्रशासन में बहुत ही सुगमता यानी आसानी रहती है, कि इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और इनका प्रशासन यानी इनको बहुत ही इजी से इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है, इस परीक्षा को लिया भी जा सकता है। कैसे, इस बात पे बात करती हूँ। देखिए आपकी जो बीएड थी वो 2015 में 2 साल की हो गई थी। उसके बाद अभी 2 इयर्स बिफोर इसमें भी क्या हुआ, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आने लग गए हैं या 5-6 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। पहले क्या होता था, केवल और केवल निबंधात्मक प्रश्न ही आते थे इसमें। अब जो 2015 में 2 साल की बीएड हुई तो उस समय जो सिलेबस आया, जो बुक्स आई, वो है निबंधात्मक परीक्षा के आधार पर। अब जब पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो हमें बहुत मुश्किल हुई किस चीज़ में, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रश्नों को बनाने में, जैसे कि वही 2 नंबर वाले 5 नंबर वाले बनाने में, क्योंकि जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हुआ, लेकिन जो किताबें या फिर जो सिलेबस है वो कैसे है, वो निबंधात्मक परीक्षा या निबंधात्मक प्रश्नों के अनुकूल है। तो निबंधात्मक प्रश्न बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, वहाँ हम बना लेते थे। लेकिन जब हमें वस्तुनिष्ठ बनाने पड़े, 2 नंबर वाले क्वेश्चन और जो 5-6 वाले बनाने पड़े, उसमें हमें दिक्कत आई। ठीक है, तो ये प्रश्न बनाने बहुत ही आसान होता है, इनका निर्माण कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी होती है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत इजीली आप या कोई भी टीचर इन प्रश्नों को बना लेता है। ठीक है, बहुत इजी रहता है इन प्रश्नों को बनाना। फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका इजी रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन मान लो मैंने आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया, क्लास में मैं टेस्ट ले रही हूँ आपका और मैंने आपको एक निबंधात्मक प्रश्न दे दिया है, आपने उस निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिखना है, मैंने चेक करना है, टेस्ट में नंबर दे देनी है। क्योंकि इनकी संख्या कैसी कितनी होगी, इनकी संख्या कम होगी निबंधात्मक प्रश्नों की। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी ना, कम होगी, क्योंकि ये कैसे होते हैं, इनकी शब्द सीमा ज़्यादा होती है, इनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो ये केवल मात्र आप समझ लीजिए क्लास टेस्ट के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आप एक प्रश्न ही दोगे निबंधात्मक या 2 दे दोगे। तो यहाँ पे आपको इसको टेस्ट को चेक करने में बहुत ही आसानी रहती है। बजाय वस्तुनिष्ठ अगर आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं या परीक्षा ले रहे हैं या उससे प्रश्नों का उत्तर पूछ रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत ही टाइम देना होगा, कंस्ट्रक्शन में भी टाइम देना होगा और इसके साथ साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में भी टाइम देना होगा। तो इस तरह से इनके निर्माण में और इनके एडमिनिस्ट्रेशन में अर्थात इनके प्रशासन में बहुत ही सुगमता रहती है, बहुत ही आसानी रहती है, बहुत ही इजीली ये काम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है निबंधात्मक प्रश्नों के गुण। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। उच्च मानसिक योग्यताओं के मापन में सक्षम है, गुणात्मक मूल्यांकन में सहायक है, आलोचनात्मक चिंतन को स्थान मिलता है इसमें, विस्तृत एवं गहन अध्ययन पर बल, रचनात्मक चिंतन एवं सृजनात्मकता के पोषक हैं, लिखित अभिव्यक्ति का विकास, लेखन गति, भाषा कौशल व सुलेख को प्रोत्साहन, निर्माण तथा प्रशासन में सुगमता। ये हो गए हैं निबंधात्मक प्रश्नों के गुण। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों की सीमाओं के बारे में। तो आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, निबंधात्मक परीक्षा या प्रश्नों की डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी सीमाओं, इनकी कमियों, इनके दोषों पर बात करेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।